हम तो तरसते रहे हमारा बेटा हमारे साथ बात करेगा, बातचीत करेगा, मगर उसने कभी बात ही नहीं की। वो तो उसी दिन से बंद होगी जिस दिन से खलील ने उसकी हर चीज़ छीन ली। जैन का जो क्रेडिट कार्ड था उसने जाके पहले नीचे शारजा में चलाया, फिर जाके उसने शारजा एयरपोर्ट पे चलाया, फिर उसने दिल्ली में जाके चलाया। हमने सीआईडी को रिपोर्ट की, उन्होंने कहा हम ढूंढ रहे हैं। सीआईडी ने कोई तवज्जो नहीं दी। इन्होंने बहुत मिन्नतें की उनकी कि इसको ढूंढ दो, उन्होंने नहीं ढूंढा। सीआईडी क्या कर रही थी, किस कोने में बैठी थी? सुनहरी ख्वाब लेके गए थे, हम कब्रों के ख्वाब लेके आ गए। मेरे 2 पोते पोतियां हैं, मेरी जवान बहू है। मैं जब उनको देखती हूँ मैं कहती तुम्हारी तो दुनिया ही उजड़ गई। मैं दुनिया वालों को पैगाम देती हूँ, कोई भी माँ अपने बच्चे को शारजा और दुबई में ना जाने दे। अल्लाह ताला शारजा जैसी हुकूमत किसी को ना दे। अल्लाह ताला कोई हाकिम बने तो नेक बने। हमारी किस्मत ही खराब थी जब हमने अपने बेटे को भेज दिया। अगर देखने लगा इस हाकिम ने मेरे बेटे को इंसाफ ना दिया, अल्लाह ताला इसलिए भी फुरौन की तरह लाश दुनिया पे भी तड़की हुई, आसमान पे भी तड़की। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, बहुत से पाकिस्तानी नौजवान आंखों में ये ख्वाब सजाते हैं कि वो बैरून मुल्क जाएं, मुलाजमत करें और गैर मुल्की करेंसी में पैसा कमाएं, अपने घर वालों के हालात बदलें। इसी तरह से बहुत से नौजवान जो है वो दूसरे ममालिक के ज़रिए बिज़नेस करने के लिए भी मुल्क से बाहर जाते हैं। एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी हम तक पहुँची। मेरे साथ इस वक्त जो वालिदैन मौजूद हैं, इनका बेटा अक्टूबर 2022 में अपने मुस्तकबिल को संवारने का ख्वाब आंखों में लेकर शारजा पहुंचा और उनके पास जो भी जमा पूंजी थी उधार लिया, फैमिली से लिया और उसको दे के इन्होंने बाहर भेजा। शारजा जाके वो अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाहता था, मुलाजमत के मौके तलाश कर रहा था और उसके लिए वहाँ पे एक पार्टनर उन्हें मिला जिसका इंडिया से ताल्लुक़ था और उसके साथ उसने काम करना शुरू किया, रहना शुरू किया। सिर्फ 24 दिन का वक्त गुजरा था कि घर वालों से जैन का यानी इनके बेटे का राब्ता मुनक़ता हो गया और फिर जो है वो बहुत अरसे की तलाश के बाद, तगोदोद के बाद ख़बर आई कि इनका बेटा इस दुनिया में मौजूद नहीं है। उसका क्रेडिट कार्ड, उसका मोबाइल जो है वो छीन लिया गया और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन तक मिली, जब डेड बॉडी इनको मिली तो उस पर मौजूद था, मेंशन था कि मर्डर हो गया इनके बच्चे का। कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ मालूम नहीं। ये दुखियारी माँ और वालिद हमारे साथ मौजूद हैं जिनके दुख में तो हम बराबर के शरीक हैं। इनका बेटा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन कहानी आपको इनकी सुनवाने का मकसद ये है कि किस तरह से स्कैमर्स जो है वो आपके इर्द गिर्द ही मौजूद होते हैं, दूसरे ममालिक के लोग फैसिलिटेट करते हैं और आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है कुछ पैसों के लिए। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जैन अक्टूबर में जब गया यहाँ से, मकसद क्या था, आपको कब खबर मिली और हुआ क्या? हुआ उसके साथ ये गया था खलील के पास। जब वो खलील के पास गया तो वहाँ पे कासिम नामी लड़के ने कहा था तो उसके पास चले जाना, वो तो तुझे ना अच्छी तरह अवेयर हो सका ना, मुआयना करा देगा, जो चीज़ें देखनी है तो नहीं जाके देख लेगा। मेरा बेटा ना इलेक्ट्रॉनिक इसका इन चीज़ों का माहिर था। जो चीज़ें आजकल चल रही हैं, जैसे बाहर से पुराना माल आता है उसको देख के उसने कहा था कि पाकिस्तानी मैं लाइसेंस बनवाऊंगा तो पाकिस्तान लेके जाया करूंगा। मगर ये नौबत ही नहीं आई कि खलील नामी लड़के ने उसको 22 दिन के बाद उसे ऐसा गायब किया कि दोबारा मिला ही नहीं। हम तो तरसते रहे हमारा बेटा हमारे साथ बात करेगा, बातचीत करेगा, मगर उसने कभी बात ही नहीं की। वो तो उसी दिन से बंद होगी जिस दिन से खलील ने उसकी हर चीज़ छीन ली। छीनने के बाद हम बहुत परेशान हुए, हमने आगे पीछे फ़ोन किए, हम उसे तलाश करते रहे, हमें ना मिला। 5-6 दिन के बाद जैन का जो क्रेडिट कार्ड था उसने जाके पहले नीचे शारजा में चलाया, फिर जाके उसने शारजा एयरपोर्ट पे चलाया, फिर उसने दिल्ली में जाके चलाया, फिर वो अपने घर चला गया, वहाँ पे जाके रहने लग गया और मेरे बेटे का कोई पता नहीं चला। हमने सीआईडी को रिपोर्ट की, सीआईडी ने कहा हम ढूंढ रहे हैं। सीआईडी ने कोई तवज्जो नहीं दी कि हम उनका बच्चा ढूंढ दें। अगर सीआईडी तवज्जो देती, मेरे बेटे को जिंदा हमारे सामने लेके आती। वो ऐसे गफलत वाले थे कि उन्होंने उस चीज़ पर तवज्जो ही नहीं दी। उन्होंने तो ऐसे कहा जैसे कोई बकरी का बच्चा या कोई खरगोश का बच्चा जिधर को भाग गया। कोई पाकिस्तानियों की वहाँ कदर नहीं है, ना वो कदर की निगाह
निगाहों से देखते हैं। हम ही कह देते हैं कि हमारे इस्लामी मुल्क हैं, जहाँ हम चले जाएंगे वो मुसलमानों का साथ देंगे, वहाँ कोई भी मुसलमानों का साथ नहीं देता। उन्हें अपनी लगी होती है कि हम पैसे वाले हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे पास ताकत है। हम गरीबों को क्या समझते हैं? हम गरीब लोग हैं, हमारी कोई भी इज़्ज़त नहीं होती। हमारी तो बस इस तरह की इज़्ज़त है कि कहते हैं एक पाकिस्तान यतीम मस्कीन आ गए। और मेरे बेटे को हमने उन्हें बार बार कहा, मेरा शौहर वहाँ गया, उनकी मिन्नतें की, उनको कहा कि मेरे बेटे को ढूंढ के दो। उन्होंने मेरे बेटे को नहीं ढूंढा। इन्होंने बहुत मिन्नतें की उनकी कि इसको ढूंढ दो। उन्होंने नहीं ढूंढा और ढूंढते रहे। और अगर वो अच्छे होते तो 2.5 माह के बाद वो कहते मॉडल हुए। और उनकी CID क्या कर रही थी, किस कोने में बैठी थी जो मेरे बेटे को निकाल ना सकी? हम तो इतने तंग आ गए, उस पर पकड़ के इस CID ने तो हमारा घर ही उजाड़ दिया। हम सुनहरे ख्वाब लेके गए थे, हम कब्रों के ख्वाब लेके आ गए। हमारा उन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया। मेरे 2 पोते पोतियां हैं, मेरी जवान बहू है। मैं जब उनको देखती हूँ मैं कहती तुम्हारी तो दुनिया ही उजड़ गई, हम कहाँ जाएंगे? हम कैसे दुनिया का मुकाबला करेंगे? कोई कैसे बात करेगा, कोई कैसे बात करेगा? हम तो दुनिया के अंदर फंस के रह गए। हमारी तो दुनिया उजड़ी हुई है। अल्लाह ऐसे किसी के साथ ना बने। मैं दुनिया वालों को पैगाम देती हूँ, कोई भी माँ अपने बच्चे को शारजाह और दुबई में ना जाने दे। वहाँ के लोग बड़े जालिम हैं। अगर वो जालिम ना होते, मेरे बेटे को जिंदा मेरे सामने पेश कर दे कि एक गैर मुल्की अपने मुल्क के साथ इंसान ना वफा करे, दूसरे मुल्क के साथ इंसान वफा कर दे, क्योंकि वो मुसलमान मुल्क है। मुसलमान का काम है दूसरे मुसलमान पे एहसान करना और उसकी जिंदगी की हिफाजत करना। मगर जब वो हिफाजत नहीं करते, वो मुसलमान कहलाने के काबिल ही नहीं होते। उन्हें कब्रें याद ही नहीं है, कब्र में जाके क्या उन्हें सिर्फ दौलत की फिक्र है। शारजाह वालों को हमारे पास अल्लाह ताला ने तेल भी दे दिया, हर चीज दे दी। हम इस तेल के ऊपर बहुत कुछ कर सकते हैं, हम पूरे मुकाबले करेंगे और हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। हमें तो अल्लाह ने इतनी नेमतें दे दी हैं कि हम दूसरे मुसलमानों को क्या समझते हैं? हम तो उनको जूती की नोक पे नहीं समझते। अगर वो मेरे बेटे को जिंदा देते तो CID दिन रात काम करती। 2.5 महीने एक टाइम होता है, 2.5 महीने के बाद तुम्हारे बच्चे की डेथ हो गई। और देखो CID कहाँ सोई हुई थी, उसने मेरे बच्चे के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। जब मैं अपने बच्चे को याद करती हूँ, मेरी रात की नींदें हराम हो जाती हैं, मैं खाना पीना मेरा छूट जाता है। मेरा बेटा चावल बड़े शौक से खाता था। घर में जब चावल बनते हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब गर्मी का मौसम है, मेरा बेटा आम बड़े शौक से खाता था। मैं वो आम कैसे खाऊंगी जब मेरा बेटा नहीं खा सकता? अल्लाह ताला शारजाह ऐसी हुकूमत किसी को ना दे। अल्लाह ताला कोई हाकम बने तो नेक बने। अल्लाह नेक हाकम देना, ऐसा जलाल हाकम ना देना जो दुनिया के कलेजे को अपनी नोक पे रख दे। अल्लाह को मुसलमान हाकम देना जिसके दिल में दर्द हो। इतनी खबरें लगी, FIR दर्ज हुई, हमने मीडिया में छोटी छोटी खबरें लगाई कि यह शारजाह का हुक्मरान उन खबरों को नहीं पढ़ता था। उन खबरों को वो पढ़ते होंगे मगर उन्होंने तवज्जो नहीं दी। मगर तवज्जो लगाते आज मेरा बेटा जिंदा हमारे सामने पेश हो जाता। सारा कसूर शारजाह वालों का है। अवाम अगर गलत होती है तो हाकम का मतलब है उसे डंडे से सीधा करे। अगर वो डंडे से सीधी ना हो तो उसे तलवार से सीधा करे। अगर वो तलवार से सीधी ना हो उसे कब्रों में डाल दे और उनको ऐसी सजाएं दे दोबारा वो किसी के साथ ऐसा सलूक ना करे। उन्होंने तो हमारे जीना मरना हराम कर दिया। पता नहीं कितने लोगों के वहाँ खून हुए होंगे जिसका बयान ही नहीं मैं कर सकती। शारजाह की कोई खबर ही नहीं रखती। शारजाह वालों ने कभी आज तक कोई खबर ही नहीं बनाया, कोई उनका चैनल ही नहीं है जो दुनिया को बता सके शारजाह के अंदर ये गंद उगल रहा है। हमने हमारा बेटा गया तो हमें पता चला शारजाह के अंदर कितनी गंदगी है, हमें पता चला इन चीजों का। हम तो अब कहते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब थी जब हमने अपने बेटे को भेज दिया। अल्लाह कोई भी अपनी माँ अपने बेटे को वहाँ ना भेजे। मैं दुआ करती हूँ जब भेजो तो कोई सोच समझ के भेजो, ऐसे रियासत में भेजो जिसका हाकम अच्छा हो। अल्लाह हाकम अच्छा देता, फिरौन जैसे हाकम नहीं देता। आज तक फिरौन की लाश जमीन के ऊपर तड़प रही है। अगर देखने लगा इस हाकम ने मेरे बेटे को इंसाफ ना दिया, अल्लाह ताला इसने भी फिरौन की तरह लाश दुनिया पे भी तड़की हुई, आसमान पे भी तड़पी। अगर ये शेख ज़ैद मेरे बेटे को इंसाफ देगा तो मैं कहूँगी ये मुसलमान है। अगर इसने इंसाफ ना दिया तो मैं कहूँगी ये मुसलमान नहीं है, ये इस्लाम के काबिल ही नहीं है, ये मुसलमान कहलाने के काबिल ही नहीं है। जिसने मेरे बेटे की जान ले ली, इसमें मैं दूसरों का कसूर नहीं कहूँगी।
हौसला करें, जुल्म हुआ है, हौसला करें। ऐसा जुल्म किसी के साथ ना हो। अल्लाह मेरे बेटे को जिंदा देते 2.5 माह के अंदर। इनकी हुकूमत अगर सही काम करती, हमने छोटी छोटी खबरें मीडिया पे लगाई, हमने कहा हम बड़ी खबर नहीं लगाएंगे, वो हमारे बच्चे के साथ कोई गलत सलूक ना कर दे। हमने इतना इनकी इज्जत का ख्याल किया, अब तो हमारा यूही को देखने को दिल भी नहीं करता। हम अपनी बहुत शुक्रिया। जाएंगे, कोई यूही के अंदर कदम भी ना रखे। हौसला करें, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। आपकी तकलीफ़ समझ सकते हैं, आपका दुख जो है वो बिल्कुल जितनी माओं ने बच्चे खोए हैं उनसे बड़ा ही है आपका दुख। अब आप मुझे बताइएगा अंकल जी के अब मुतालबात क्या हैं, कोई पेशरफ्त हो सकी है, कोई केस बना है? क्योंकि बताया जा रहा है कि जो खलील नामी जिसका माँ जी जिक्र कर रही हैं वो भारत से ताल्लुक़ रखता था, इंडिया चला गया। बेटा हमारे मेन मुतालबा यही हैं कि ये कासम में लड़का जो है उसको शामिल तफ्तीश किया जाए, इससे कोई जड़ का पता चलेगा किस तरह जो है ये मामला हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि इसके ताल्लुकात मसलसल उसकी गैर मौजूदगी में यहाँ जब से गया है और बाद में भी वो खलील के साथ ताल्लुकात रहे हैं, तो खलील के साथ उसका रब्ता रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से दरख्वास्त है कि इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी हम्बल दरख्वास्त है कि यूएई गवर्नमेंट से, शारजा गवर्नमेंट से जो भी मुतल्लिका हकाम हैं वहाँ के, उनसे दरख्वास्त करें और मेरे बेटे के लिए मुकम्मल तौर पे इंसाफ मुहैया किया जाए और मेरे बेटे के लिए इस तरह इंसाफ मुहैया किया जाए कि उस ज़ालिम इंसान को जो इंडिया भाग गया है उसको वहाँ पे इंटरपोल के ज़रिए बुलवा कर शारजा के अंदर, यूएई के अंदर बुलवा कर उसके ख़िलाफ़ केस जो है वो उसको आगे बढ़ाया जाए और उसको करारवा की सज़ा दिलवाई जाए। और तब भी, क्योंकि हमारा बेटा तो दुनिया से चला गया है, वो तो वापस नहीं आ सकता, कुछ ना कुछ उसकी ममता को, उसके सीने में कुछ ना कुछ तो ठंड पड़ेगी कि बेटे के कातिल को सज़ा मिल गई है, उसको कैमरे के दाँत तक पहुँचाया जा चुका है। तो मैं दोबारा दरख्वास्त करता हूँ जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हमारे पीएम हैं, हमारे वालिदैन हैं, वो हमारे वालिद हैं, हमारे वारिस हैं, और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि साहब इख्तियार हैं, इनके इख्तियार में है कि यूएई गवर्नमेंट से हमारे फॉरेन ऑफिस जो हैं वहाँ पे और यहाँ पे जो भी ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, जो भी साहब इक़्तिदार हैं जो। अच्छा माँ जी, एक तो आप पानी पिएं और आप मुझे ये बताएं कि किस तरीके से जब गया था बेटा, कहीं लगता है आपको कि आपकी अपनी गलतियां भी थी कि एक अननोन बंदे पे एतमाद किया, वो आपको कह रहा है कि आपके बेटे को कह रहा है कि आप जाएं, फ़लाँ इंडिया का बंदा है, वहाँ पे जाके उसके पास रहें, एकदम से इस तरह से एतमाद कैसे कर लिया? और वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्या जांच पड़ताल करके अपने बच्चों को बाहर भेजें? बेटा अननोन लड़का नहीं था, यहाँ पे दुकान पे आता जाता था, और बहुत ही इन दोनों का, मेरे बेटे का और इस कासम में लड़का, बड़ा प्यार था आपस में, मगर दिल में तो पता नहीं था इसके दिल में क्या है। वो इंडियन लड़का जो था वो यही कहता रहा था कि इसके साथ मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है, अरसा 5 साल से मैं लड़के को जानता हूँ, बड़ा बातमाल लड़का है और भरोसे वाला लड़का है, उसके पास चले जाना और हर तरह की वहाँ पे ना आपकी मदद करेगा, क्योंकि आप नए हैं वहाँ पे, तो नए आदमी के लिए थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं, तो वहाँ पे आपकी हर तरह की मदद करेगा। तो ना अपने भरोसा करने वाली कोई ऐसी बात इसलिए नहीं थी कि वहाँ पे दुकान के साथ ही पीछे उसका घर था, पड़ोस में रह रहा था, इसलिए भरोसा उसको यकीन आ गया, क्योंकि 1 साल से उसको अच्छी तरह जानता है, उसकी नेचर को समझता था मेरा बेटा। तो उसको जब उसने रेफ़र किया एक इंडियन लड़के को कि मैं उसको 5 साल से जानता हूँ, तो यकीन आ गया उसको, तो वहाँ पे चला गया। और मैं पाकिस्तानी तमाम माओं से यही दरख्वास्त करूँगा कि अपने बेटों को वहाँ भेजने से पहले कम से कम जो है ना, कम से कम 100 दफ़ा सोचें कि वहाँ पे जो साहब इक़्तिदार लोग हैं, ख़ासकर शारजा वाले जो हैं, वो इतना जो तवज्जो नहीं करते हमारे बच्चों को महफूज रखने के लिए, हमारे बच्चों को सेफ़ रखने के लिए। हाँ, दुबई वाले जो फिर भी कुछ ना कुछ तवज्जो करते हैं। तो
ये वालदैन हमारे साथ मौजूद थे ज़ैन के। नाज़रीन, ये कहानी आप तक पहुंचाने का एक तो मकसद अवेयरनेस था कि अगर आपके बच्चे या आप नौजवान हैं और बाहर जाके रोज़गार कमाने के बारे में सोच रहे हैं या कोई बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो किस पे एतमाद करना है, किस पे नहीं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा, हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अपने ओवरसीज़ कमीशन को भी, अपनी फ़ॉरेन मिनिस्ट्री को भी कि ज़ैन के वालदैन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और इनकी जो चैन है इनका वो उसी वक्त वापस आएगा जब इन्हें इंसाफ की कोई उम्मीद नज़र आएगी। शारजा हुकूमत से रब्ता किया जा सकता है और जिस लड़के पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसका जो लास्ट लोकेशन ट्रेस हुआ है ज़ैन के ही क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हुए, वो दिल्ली में हुआ है। तो इट मीन्स कि वो भारत जो है वो चला गया वहाँ से क्राइम करने के बाद। तो गवर्नमेंट लेवल पे जब तक इंक्वायरी नहीं होगी, इस केस को सीरियस नहीं लिया जाएगा, इसी तरह से पाकिस्तान के मज़दूरी के लिए और रोज़गार की तलाश में जाने वाले जो नौजवान हैं उनकी जानों की इसी तरह से कीमत नहीं जो है वो महसूस की जाएगी। आपको ज़ैन की कहानी और इससे क्या सबक मिला, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं।